और सबसे पहले बात करते हैं शुभांशु शुक्ला के स्पेस मिशन की। आज भारत के लिए गौरव का दिन है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। करीब 28 घंटे के सफर के बाद वो आईएसएस पहुंचे हैं। करीब शाम 6 बजे स्पेस स्टेशन का हैच खुला और सभी अंतरिक्ष यात्री आईएसएस के अंदर दाखिल हुए। शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। शुभांशु शुक्ला और अन्य अंतरिक्ष यात्री 14 दिन तक आईएसएस पर रहेंगे। आईएसएस पहुंचने से पहले शुभांशु शुक्ला ने अर्थ के ऑर्बिट से अपना पहला कॉल किया था। अंतरिक्ष से इस बेहद रोमांचक बातचीत की शुरुआत शुभांशु ने नमस्कार के साथ की और उन्होंने न केवल अभिवादन किया बल्कि अंतरिक्ष में अपने पहले अनुभव को भी साझा किया। Hello everyone, Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. The excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced and you were just floating. You unbuckle and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. I wanted to take this opportunity to thank everyone who has been a part of this. I understand that this is not a personal accomplishment. It is a collective achievement of each and every one of you who has been a part of this journey. And to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. और शुभांशु शुक्ला की इस स्पेस जर्नी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसरो के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक जयंत जोशी साहब जुड़ गए हैं। जयंत सर, बहुत बहुत बधाई आपको भी पूरे देश की तरफ से और वैज्ञानिक समुदाय को बधाई। शुभांशु जो बातचीत कर रहे थे उन्होंने फीलिंग्स की बात की। क्यों भीतर से ये एक फीलिंग आ रही है कि इंडिया का जो स्पेस मिशन है या जो हमारी जो अंतरिक्ष को लेकर हमारी जो सोच रही है उसमें एक नया अध्याय ऐसा लगता है जैसे खुल गया आज। बिल्कुल मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 4 दशक के बाद एक सुनहरी शाम हम भारतीयों के लिए आज मुहैया हुई है और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक इतिहास रच दिया है। वहां जाके दोपहर में जब ये डॉकिंग होना था, करीब 2 बजे के आसपास का समय था, लेकिन फिर वो 6 बजे सफलतापूर्वक उसकी डॉकिंग हो गई। और जैसे ही हैच खोल के ये मॉड्यूल से जब आईएसएस में चारों के चारों अवकाश यात्री जब वहां पे सुरक्षा सहित पहुंच गए, वो जो घड़ी थी वो अपने लिए बहुत बड़ी घड़ी इसलिए थी कि हमारे लिए शुभांशु जी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचना वो एक घड़ी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जाके हमें भी गगनयान जैसा एक मिशन करना है। भारत का खुद का अपना रॉकेट, भारत के खुद की अपनी धरती से हम उसको स्पेस में वो कैप्सूल को ले जाएंगे और वहां पे करीब 1 हफ्ते तक अपने जो व्योमनॉट है, जिसको हम व्योमनॉट बोलते हैं, दूसरी भाषा में एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट बोले जाते हैं, तो हमारे व्योमनॉट भी आगे जाके यही मिशन करने वाले हैं। तो उस मिशन को मद्देनजर रखते हुए ये मिशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि अपने लोगों को, अपने खुद के
जो शुभांशु शुक्ला जी है उनका खुद का अनुभव कैसा रहता है, और जो प्री डिसाइडेड, जो पहले से तय किए गए हैं जो इसरो के साथ, ऐसे माइक्रोग्रेविटी के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो एक्सपेरिमेंट 14 दिनों के अंदर वो वहां पे करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे कि माइक्रोग्रेविटी के अंदर जहां पे बहुत सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण होता है, तो उस परिस्थिति के अंदर मानव शरीर के ऊपर उनकी क्या क्या गंभीर असरें होती है, और उन परिस्थितियों के अंदर क्या हम कोई अनाज उगा पाते हैं, क्या हम कोई पौधा उगा पाते हैं, और यहाँ से जो वो अपना देशी खुराक लेके गए हैं खाने का, उनका स्वाद वहां पे कैसा आता है, और वो खाने के बाद उनको क्या फीलिंग होती है। ये सारी चीजें, उनके कई ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो वहां पे डेडिकेटेडली करने वाले हैं, और उनका जो आउटकम है वो हमारे आगे आने वाले मिशन के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो मैं मानता हूं कि 4 दशक के बाद ये जो सुनहरी मौका भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला है, और आगे हमारे जितने भी मिशन होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। और एक सबसे बड़ी बात मनोज जी मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि ये चीज इतनी आसान नहीं होती है जितनी हमें टीवी पर देखने को मिली। आप सोचिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर हवा में ऑलरेडी मूव कर रहा है, और ये जो कैप्सूल जिसके अंदर बैठ के ये 4 एस्ट्रोनॉट गए वो भी हवा में मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि रॉकेट ने उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो वो लोग भी मूव कर रहे हैं। अब पृथ्वी खुद मूव कर रही है, आईएसएस मूव कर रहा है, और ये कैप्सूल भी मूव कर रही है। जी जी, उसके अंदर ये डॉकिंग करना अपने आप में एक बहुत चैलेंज। जी जोशी साहब, ये तो हमारे लिए ये थोड़ा टीवी पे देखने जैसी बात हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस पूरी टेक्नोलॉजी को उस तरीके से इस्तेमाल करेगी जैसे आज हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को आम जिंदगी में यूज़ कर रहे हैं। मगर ये जो बीच में जो कड़ियाँ होती है वो आम आदमी के समझ में नहीं आती है। बहरहाल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारी जो एंट्री हुई है या ये जो मौका हमें मिला है उसके ग्राउंड्स क्या हैं? अभी देखिए दुनिया लड़ रही है आपस में, हम देख रहे हैं युद्ध हो रहे हैं इस धरती पर, और दूसरी तरफ इस तरीके का जो मिशन चल रहा है, तो मन में ये सवाल आता है कि भारत की जो उड़ान है अंतरिक्ष की तरफ या स्पेस साइंस की तरफ, या पूरा हम कहें साइंस के क्षेत्र में, स्टेम के क्षेत्र में, उसके लिए भी काफ़ी अहम है। तो हमारी पोजीशन क्या है और क्या हमारे में खास है कि हमें ये मौका मिला? देखिए दुनिया आज जैसे सभी क्षेत्र में है, ऐसे स्पेस सेक्टर के अंदर भी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है, क्योंकि सबसे कम समय के अंदर हमने जो कारनामे कर दिखा है विथ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड बजट, और हमारे पास जो भी जानकारी थी हम किसी ने हमको सिखाया नहीं है, हम खुद सीखे हैं अपने आप से। हम काफी बार गिरे हैं, गिर के संभल के उठे हैं, और हमने मिशन किए हैं। मंगलयान की बात लीजिए, जो दुनिया में एक पहला देश बना जो पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक हम मंगल के ऊपर पहुंचे, तो चंद्रयान किया। तो ये सारी जो कारनामे हमने करके दिखाए वो देखते हुए दुनिया ने हमारा भारत का लोहा माना, और उनको लगा। अब ये एक और बता दूं, कुछ ही दिनों के अंदर अब जो नासा जैसी बड़ी संस्था जिसको दुनिया मानती है, अब देखिए वो खुद चल के इसरो के साथ कोलैबोरेशन करके एक सैटेलाइट बना रहा है जिसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो जब नासा खुद कोलैबोरेट करने के लिए इंडिया तैयार है, इससे ज्यादा प्रमाण देने की कोई अपने प्रेक्षकों को जरूरत नहीं है कि हम अभी स्पेस सेक्टर में कहां पर खड़े हैं। और हम विक्रम साराभाई जो हमारे फाउंडिंग फादर थे स्पेस प्रोग्राम के, इसरो के और इंडिया के, उनका हमेशा यह मानना था कि हमारी जो भी उपलब्धियां स्पेस के अंदर हो वो एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए आउटर स्पेस का होना। जी, तो जोशी साहब लगे हाथ तीसरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। आपके आखिरी लाइन को आप थोड़ा विस्तार दे दीजिए। ये समझ में आता है, देखिए एलन मस्क कहते हैं कि स्पेस टूरिज्म होगा, तो बात समझ में आती है, लेकिन स्पेस टूरिज्म तो बहुत दूर की चीज़ है, कुछ लोगों की बात है। लेकिन आपने कहा कि आम जिंदगी पर भी इस पूरे असर पड़ेगा अभियान का, या इस पूरी दिशा में जो हम उपलब्ध करेंगे, जो उपलब्धियां हासिल करेंगे, तो वो कैसे होगा? आम आदमी के लिए क्या है, थोड़ा संक्षेप में ये समझा दे। मैं बस एक लाइन में अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा, तो आप देखिए आज कोई भी आपने एक सिर्फ आधी चाय पी कहीं पर भी,
हाँ, 5 रुपए की या 10 रुपए की। आप पेमेंट के लिए क्या करते हैं सर? सीधा मोबाइल निकाल के खटक से आप पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो पूरी लिंक है, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक एक आम आदमी की जिंदगी पूरी की पूरी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली ऑलरेडी कनेक्टेड है। दूसरी बात, आजकल हमारा बारिश का मौसम है, कई जगह पे हम देखते हैं लैंडस्लाइड और ये बवंडर वगैरह आते हैं। तो पहले के टाइम में जब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतनी पावरफुल नहीं थी, तब आप सोचिए कि कितने लोगों की जान हानि होती थी जब जी ये जी। बड़े बड़े साइक्लोन आते थे। अभी आजकल ये होता है कि वो जो फिगर 1,000 के अंदर था, वो कम से कम 5 के अंदर हो गया कहीं। और ठीक है। लास्ट जो उड़ीसा में साइक्लोन आया था, उसके अंदर तो 2 से 3 लोगों की ही जान हानि हुई थी। ठीक है जोशी साहब, एक आखिरी सवाल संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा। वापसी का अभियान, अभी तक हमने चर्चा कर ली, वो 14 दिन रहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वगैरह वगैरह, उनकी वापसी का अभियान संक्षेप में दर्शकों को समझा दीजिए जरा। जब उनका 14 दिन का जो निर्धारित समय है वो पूरा होगा, तो उस समय ये जो डॉकिंग स्टेशन है वो यहाँ से जैसे उधर है, वो जो पोर्ट है, वो पोर्ट का वो दरवाजा खोल के वहां से जैसे ये लोग अंदर से कैप्सूल से आईएसएस में गए हैं, वैसे ही रिवर्स प्रोसेस में वो लोग ये दरवाजा खोल के आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने कैप्सूल में वापस आएंगे और उसको डीबूस्ट किया जाएगा। और जब वो नीचे आएंगे तो सबसे बड़ी जो चैलेंज होगी वो कम से कम, क्योंकि अभी तो 400 किलोमीटर के ऊपर है, जब वो धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो गुरुत्वाकर्षण की असर के नीचे वो धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, उनके लिए उनको कोई फ्यूल कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो करीब करीब 100 किलोमीटर दूर रहेंगे, तब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने की तैयारी होगी। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे जो हॉरिफाइंग मोमेंट जनरली बोलते हैं ये समानो मिशन में, वो यही है जब आप पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश करते हैं। क्योंकि उस समय जब आप ऊपर है तब तो कोई हवा है ही नहीं, तो कोई हवा का घर्षण नहीं है, तो आपका जो यान है वो गर्म नहीं होगा, वो जलने की संभावना इतनी नहीं है। लेकिन जब आप पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो अचानक से आपको पृथ्वी का वातावरण एकदम आपको सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत जोर से घर्षण के कारण बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। तो कई बार अगर कोई भी डिफेक्ट वो कैप्सूल में रह गई तो वो सुलग भी सकता है, जैसे हमने पहले कल्पना चावला और कुछ केस में देखा था। तो उस समय एंगल ऑफ अटैक, किस एंगल से वो एंटर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रॉपर एंगल हुआ तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, और अगर कम एंगल हुआ तो एंटर ही नहीं कर पाएंगे, सीधा फिर से ऊपर चले जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉयंसी। तो ये क्रिटिकल मिशन होता है। और बाद में जैसे ही वो आए, पैराशूट की मदद से वो धीरे 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 नीचे आके उसको कहीं पानी में या तो उसमें उतारा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोशी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी डिटेल जानकारी कि वहाँ पर क्या करने वाले हैं और कितने दिन रहने वाले हैं और कैसे वापस आने वाले। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आरबीआई की तरफ से रेट कट के बावजूद सभी बैंकों ने ग्राहकों के लिए ब्याज दरें नहीं घटाई हैं। इस मुद्दे पर अब वित्त मंत्री सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करने वाली हैं। इस बैठक में क्या क्या होगा, डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जो अभी हाल में ही आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेपो रेट में कटौती की थी, उसके बावजूद कई सारे बैंकों की तरफ से ऐसा आ रहा है कि उनको अपने ग्राहकों को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। इसको देखते हुए सरकार काफी गंभीर है और सभी जितने भी सरकारी बैंक हैं उनको उनकी एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में खुद वित्त मंत्री हिस्सा लेंगी। कल ये बैठक होने वाली है शुक्रवार के दिन सुबह में, और इसमें इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है कि जो बैंकों को ग्राहकों को बेनिफिट देना था, यानी कि ब्याज दरों में कटौती को पास ऑन करना था, वो कितनी जल्दी उसको बैंक उसको अमल करेंगे, क्या दिक्कतें हो रही हैं अमल करने में, या क्यों नहीं अभी तक ग्राहकों को इसको पास ऑन किया गया। क्योंकि सरकार चाहती है कि ग्राहकों को इस रेट कटौती का जो बड़ा डिसीजन था आरबीआई की तरफ से, बोल्ड डिसीजन था, उसका फायदा ग्राहकों को मिले। लिहाजा बैंकों की तरफ से क्या दिक्कतें उसमें आ रही हैं, बैंक क्यों नहीं पास कर रहे हैं, यह मुद्दा भी इस बैठक में काफी अहम तरीके से उठाया जा सकता है। और हो सकता है कि इसमें बैंकों को इस तरह से एक कहा जाए कि आप जल्द से जल्द
समयबद्ध तरीके से ग्राहकों को इसका फायदा दीजिए। कई सारे बड़े बैंकों ने, एसबीआई जैसे बैंकों ने तो ग्राहकों को अपने रेट कटौती का फायदा दिया है, लेकिन बहुत सारे अभी बैंक सरकारी ऐसे हैं, खासतौर से प्राइवेट बैंक ऐसे हैं, उन्होंने अभी तक बेनिफिट नहीं पास ऑन किया है। लिहाजा ये बैठक इस लिहाज से काफी अहम होगी और इसमें हो सकता है सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कहा जाए कि बैंकों को जल्द से जल्द अपने ग्राहकों को रेट कटौती का बेनिफिट पास ऑन करना हो करें। महाराष्ट्र के लोगों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल जल्द ही महाराष्ट्र के लोगों को बिजली के लिए कम पैसे देने पड़ सकते हैं। सरकार ने पावर टैरिफ में कटौती का फैसला किया है। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग MERC ने सभी उपभोक्ता कैटेगरी रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में अगले 5 साल के लिए बिजली की दरों में कमी करने का प्रस्ताव उसको मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक आने वाले साल यानी पहले साल में बिजली की दरें 10% घटेंगी और 5 साल में 26% तक की कटौती हो जाएगी। महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा या 5 वर्षामध्ये दरवर्षी विजेचे दर हे कमी करण्याचा निर्णय हा आपण घेतलेला आहे, महावितरणने घेतलेला आहे। त्यामुळे पूर्वी आपण जर गेले 20 वर्ष बघितला तर साधारणपणे दरवर्षी विजेचे दर 9% ते 10% वाढलेले आहेत, पण आता तेच दर कमी आपण करतो। चीन के किंगडाओ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO के जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इसमें नाराजगी जताते हुए जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करने का फैसला किया। इससे पहले राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक में आतंकवाद पर भारत के रुख को मजबूती से रखा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी है और इन समस्याओं की सबसे अहम वजह कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद है। कुछ देश आतंकवाद को समर्थन और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। रक्षा मंत्री ने बेहद कड़े लहजे में कहा कि पाकिस्तान को स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि आतंकवाद पर भारत का रुख एकदम साफ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पक्ष को मजबूती से SCO में रखा है, लेकिन एक देश इस बात पर सहमत नहीं हुआ और इसीलिए ये साझा घोषणा पत्र में नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि आतंक पर भारत डबल स्टैंडर्ड कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद को लेके जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिससे कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसे आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है और इस कारण से स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ। हमारा पक्ष है, जो हमारा सोच है कि पूरी दुनिया को साथ मिलकर इस थ्रेट से, इस आतंकवाद से लड़ना चाहिए। इसको हमने वहाँ पर रखा।
एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन पर कड़ा प्रहार किया है। आतंकवाद पर उनकी चाल को भी फेल कर दिया है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी। चीन पाकिस्तान का खेल भारत ने किया फेल। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अमेरिका जाने के लिए वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया की स्क्रीनिंग के मुद्दे को भारत ने अमेरिका के साथ उठाया है। भारत ने कहा है कि इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय अमेरिका के सामने रखी है। भारत ने कहा है कि आवेदनों को मेरिट के आधार पर देखा जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के संपर्क में है। असल में यूएस के लिए वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया की जांच को लेकर अमेरिकी दूतावास ने गाइडलाइन जारी कर दी है। We have seen the guidelines issued by the US side, the US embassy here, US government, regarding providing details of social media identifiers in visa applications. But it is our belief that all visa applications of Indian nationals should be treated on the basis of merit. और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहाड़ों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड, बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। किश्तवाड़ और करगिल में भूस्खलन से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि कुल्लू में एक दमकल वाहन मलबे में फंस गया। मनाली में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मंडी में ब्यास नदी उफान पर है और कुल्लू में तेज बहाव में एक गाड़ी बह गई। पहाड़ी इलाकों में मौसम की मार अब डराने लगी है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर मारा गया है। मारे गए आतंकी की पहचान अब्दुल जब्बार के रूप में हुई है। ये आतंकी पिछले 1 साल से उधमपुर, कठुआ और डोडा में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में आज सुबह से सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।